हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और लिम्फ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं। जैसे भैया, जैसे जो फिशेस होते हैं, फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो देखो जरा, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक, और यहां पर याद रखना कि रेप्टाइल्स में, मोस्ट रेप्टाइल्स में, या ऐसे हम लिख दें, यहीं पर लिख दें, इन मोस्ट रेप्टाइल, ठीक है। सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होते हैं। कुछ रेप्टाइल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। जैसे भैया एग्जांपल, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल किसके अंडर में आता है? रेप्टाइल है एक, लेकिन उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं उसके हार्ट में। बात समझ में आई? ठीक, अब 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा? एक एट्रियम होगा, एट्रियम कितना होगा? एक। वेंट्रिकल होगा एक। ठीक, इसमें क्या होता है? 2 एट्रियम होते हैं। एट्रियम कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं। वेंट्रिकल कितने होते हैं भैया? 1 होते हैं। ठीक, और जिनमें 4 चैम्बर्ड होंगे, इनमें एट्रियम, बोलो जरा कितने होते हैं? बता दिए इसके पहले वाले लेक्चर में, 2। ठीक है, वेंट्रिकल कितने होते हैं? बोलो जरा, बोलो बोलो भैया, वेंट्रिकल कितने हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। बात समझ में आया? ठीक है, चलो और देखते हैं आगे कि जैसे फिशेस में जो हार्ट होता है वो कैसे होगा। नॉर्मली हम चैम्बर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक्चुअल हार्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जैसे फिशेस में क्या होता है कि इसमें ऐसे 2 चैम्बर हैं। ऊपर वाला कौन सा है? एट्रियम है। नीचे वाला कौन सा है? वेंट्रिकल है। ठीक है, एट्रियम से ब्लड आएगा, ठीक है, किस में जाएगा? एट्रियम से वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा? ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनमें क्या होता है? इसमें एट्रियम कितने होते हैं? 2। ठीक है, एक है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और दूसरा
राइट एट्रियम, ठीक है। और ये एक सिंगल क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट वाले चैम्बर में राइट एट्रियम लिख देते हैं भैया पूरा। इधर से कैसा ब्लड आएगा बोलो भैया, राइट वाले चैम्बर में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वाले एट्रियम से कौन सा आएगा भैया, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इधर से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड आएगा, और इधर से कैसा ब्लड आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये यहां पर और ये यहां पर दोनों क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। वेंट्रिकल में दोनों क्या होंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा। तो इधर ये कैसा ब्लड है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इधर ये कौन सा ब्लड है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक। और यहां पर ये जो ब्लड है ये मिक्स्ड ब्लड है। कैसा ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड। और ये मिक्स्ड ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू किसको ट्रांसफर किया जाएगा, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। इसका मतलब जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी बॉडी इन एम्फीबियंस या एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स बॉडी, एम्फीबियंस एंड many reptiles body can tolerate some mixing of the blood, ठीक है। तो एम्फीबियंस और ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो मिक्स ब्लड क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। लेकिन हमारी बॉडी मिक्स ब्लड टॉलरेट नहीं कर सकती। हमारे अंदर क्या होता है, जो हार्ट है वो लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट में पूरा ऑक्सीजनेटेड, राइट में पूरा डीऑक्सीजनेटेड, दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होते हैं। अभी हम बात करेंगे इसका रीजन क्या है। इसका रीजन क्या है कि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते, सॉरी, जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, इनमें जो हार्ट होता है वो लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइडेड होता है। क्यों ऐसा होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये कौन सा हो गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में देख लेना जरा, जगह ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ऐसे 4 चैम्बर होंगे। हम पहले इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लेफ्ट चैम्बर और ये राइट चैम्बर, ये लेफ्ट और ये राइट, और लेफ्ट और राइट के बीच में कोई आपस में मिक्सिंग नहीं होती है। लेफ्ट और राइट के बीच में आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होती है। और जो लेफ्ट पोर्शन होता है इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इधर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो होता है ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल होता है। बात समझ में आया। और लेफ्ट और राइट में कोई बताओ मिक्सिंग होगी क्या, कोई मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। और देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है हम बात करते हैं। In birds and mammals, heart is divided into लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स। ठीक। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है वो हम बात करते हैं।
जैसे जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, जैसे मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, मैमल्स में हम लोग आते हैं, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर, लायन, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। मतलब मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, चाहे वो फंक्शनल हो या ना हो, फीमेल में फंक्शनल और मेल में नॉन फंक्शनल। बात समझ में आया? तो मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है? मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। और बर्ड्स तो जानते ही हो। तो जैसे जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स होती हैं इनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताओ कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या अगर हम फॉरेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 98.4 भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है। थोड़ा बहुत अप और डाउन हो सकता है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया, जैसे बोलते नहीं 100 डिग्री का, जैसे कभी फीवर होता है बोलते हैं 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, 102 डिग्री फीवर है, तो फीवर क्या कहने का मतलब? यही टेम्परेचर बढ़ गया है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें क्या होती है? दिक्कत होती है। और टेम्परेचर घटता है तब में भी क्या होती है? दिक्कत होती है। जैसे हमें जो ठंड लगती है वो टेम्परेचर कम होने के कारण लगती है। बात समझ में आया? तो हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है। अब बताओ, जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? ये जो हीट होती है वो हाई से किसकी तरफ बढ़ती है? लो की तरफ बढ़ती है। जैसे अभी मान लो बाहर का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट है वो हाई से लो की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो हमारे बॉडी से हमेशा हीट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है। अगर भैया हीट का लॉस हो रहा है तो ये टेम्परेचर मेंटेन कैसे है? अगर हीट का लॉस हो रहा है तो ये टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है? तो ये टेम्परेचर मेंटेन होता है हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चलती है, कौन सी वाली? रेस्पिरेशन वाली। कौन सी? रेस्पिरेशन। हमने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स का या ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक नहीं सॉरी एरोबिक, ठीक है। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर एनर्जी कम रिलीज होगी कि ज्यादा रिलीज होगी? तो यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफी मात्रा में रिलीज होगी। अब होता क्या है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं या जब इसका रेस्पिरेशन करते हैं, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन करते हैं या इसका जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है सारी की सारी हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाती। हमने आपको बताया था कि इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी उसका यूज करके हम क्या करते हैं? एडीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं और क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी ग्लूकोज को ब्रेक करके, उस एनर्जी का यूज करके हम एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एटीपी बनता है। और हमारी बॉडी इस एटीपी को यूटिलाइज करती है जहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। तो क्या भैया जितनी एनर्जी रिलीज होती है सारी की सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट कर दी जाती है क्या? सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। काफी सारी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में जाती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, बताओ जरा क्या सारी स्टोर हो पाती है क्या? not all the energy
not all the energy is stored in the form of ATP, ठीक है, which is released during respiration, ठीक है. some amount of energy is lost या lost in the form of heat, which is required या which maintains body temperature. बात समझ में आया. तो रेस्पिरेशन एनर्जी जो होती है, रेस्पिरेशन एनर्जी, ये रेस्पिरेशन एनर्जी में से कुछ एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में, और बाकी किस फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में. ये क्या करती है, मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. इतनी बात समझ में आई, ठीक है. तो इसका मतलब भैया रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करती है. क्या मेंटेन करती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है. तो हमारे बॉडी का तो सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट का लॉस तो ज्यादा हो रहा होगा, हीट का लॉस क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा. अब हीट का लॉस ज्यादा हो रहा है तो हमें ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए बॉडी के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. इसीलिए क्या होता है हमारे बॉडी में, या बोलो हमारे हार्ट में, लेफ्ट और राइट चैम्बर में क्या होता है, वहां पर डिवीजन होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो और बॉडी की हर एक सेल को एफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके, ताकि वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सके. और अच्छे से रेस्पिरेशन करेंगी तो अच्छी खासी वहां पे हीट रिलीज होगी जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगी, मेंटेन करेगी. बात समझ में आया. तो देखो जरा, तो यहां पर रीजन क्या लगेगा, बताओ जरा भैया. रीजन in birds and mammals, have to maintain their body temperature. ठीक है, which requires efficient supply of the oxygen. ठीक है, which requires efficient supply of the oxygen to the body parts. बात समझ में आया, ठीक है. तो जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इनमें जो हार्ट होता है वो लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइडेड होता है. इसका रीजन क्या है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. इसके लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और इस ऑक्सीजन का करेंगे क्या, इस ऑक्सीजन का यूज करके वो रेस्पिरेशन करेंगे और रेस्पिरेशन से निकलने वाली जो एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. बात समझ में आया. इसीलिए बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, राइट और लेफ्ट में चैम्बर डिवाइडेड होता है. बात समझ में आया, ठीक. और देखो
अब हम बात करते हैं सिंगल और डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं भैया कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, जो ब्लड है ये हार्ट से एक बार गुजरेगा। वो सर्कुलेशन का टाइप जिसमें ब्लड एक बार हार्ट से गुजरता है उसे क्या बोला जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। जैसे फीसेस में, जैसे किसमें, फीसेस में एक सिंगल साइकिल के दौरान, हार्ट के एक सिंगल साइकिल के दौरान ब्लड केवल एक बार हार्ट से गुजरेगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है भैया, द टाइप ऑफ सर्कुलेशन या द सर्कुलेशन in which blood is transported once from the heart या once through the heart during one cycle is called single circulation। और सिंगल सर्कुलेशन होता है किसमें, एग्जाम्पल in feces single circulation takes place। सिंगल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। अब देखो कैसे होता है, देखना जरा। जैसे फीसेस में ये हार्ट है, कितने चैम्बर होते हैं भैया, 2 चैम्बर होते हैं। हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा गिल्स के पास। किसके पास, गिल्स के पास। यहां पर क्या है, ये गिल्स हैं। ये क्या है, गिल्स होती हैं। अब गिल्स से जो ब्लड है ये किसको जाएगा भैया, बॉडी पार्ट्स को। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। ठीक, तो देखो जरा इनमें क्या होता है। ये फीसेस के अंदर सर्कुलेशन होता है। ये फीसेस के अंदर क्या है, सर्कुलेशन है। देखो जरा, जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है किसके पास, गिल्स के पास। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा गिल्स के पास। गिल्स के पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स उसको क्या कर लेंगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगी। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये बॉडी पार्ट से दोबारा किस में आ जाएगा, हार्ट में। ठीक है, और इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। तो फीसेस में क्या होता है, हार्ट ब्लड पंप करता है डायरेक्टली किसको, गिल्स को, ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन के बाद गिल्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके पास जाता है, बॉडी पार्ट्स को जाता है। वहां पर वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में छोड़ देते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा किसके पास लाया जाता है, हार्ट के पास लाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चल रही है, एक सिंगल साइकिल यहाँ पे चल रही है ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा सर्कुलेशन है, बोलो जरा भैया। यहाँ पर ये ऐसे साइकिल चलती है तो कौन सा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन। बात समझ में आया। चलो भैया, अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। किसकी बात करते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हम लोगों में होता है। ठीक है, एम्फीबियंस, सॉरी मैमल्स और किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर।
और डबल सर्कुलेशन क्या होता है भैया? इसमें क्या दो सर्कुलेशन होते हैं? हाँ भैया, दो सर्कुलेशन होते हैं। तो डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, पहले बता देते हैं किसके अंदर होता है। टेक्स प्लेस इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो किसके अंदर होता है? बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होता है। डबल सर्कुलेशन किसके अंदर होगा? बोलो भैया। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होता है। ये होता क्या है? द टाइप ऑफ सर्कुलेशन या द सर्कुलेशन in which blood is transported twice through the heart, during a complete cycle of heart is called double सर्कुलेशन। बात समझ में आया? तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड दो बार गुजरे, किससे? हार्ट से। सर्कुलेशन का ऐसा टाइप जिसमें ब्लड एक साइकिल के दौरान हार्ट से दो बार गुजरे, उसे बोला जाता है क्या? डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में क्या क्या होते हैं? दो सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में कितने सर्कुलेशन होते हैं? दो सर्कुलेशन। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में कितने सर्कुलेशन? दो सर्कुलेशन। पहला कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखो क्या होता है, जो ब्लड है वो कहां से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, यहां तक जो सर्कुलेशन होता है, ये कौन सा सर्कुलेशन है भैया? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? जो राइट वेंट्रिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसके पास भेजती है? लंग्स के पास। वहां से जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेकर आती हैं? लेफ्ट एट्रियम के पास लेकर आती हैं। किसके पास लेकर आती हैं? लेफ्ट एट्रियम के पास। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है भैया? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम क्या कह सकते हैं? इन पल्मोनरी सर्कुलेशन या इन दिस सर्कुलेशन right ventricle pumps deoxygenated blood through pulmonary artery टू किसको भेजेगा? लंग्स को भेजेगा। ठीक है, फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन brings
पल्मोनरी वेन, इसके आगे ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये जो सर्कुलेशन होता है इसी को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इन पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, from where oxygenated blood is brought back to the left atrium through pulmonary vein. This complete circulation is called pulmonary circulation. और systemic circulation में क्या होता है? systemic circulation में क्या होता है? In systemic circulation oxygenated blood is pumped by left ventricle to body parts through aorta, from where deoxygenated blood is brought back to right atrium by वेना कावा। और ये जो सर्कुलेशन होता है कौन सा सर्कुलेशन होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। कौन सा सर्कुलेशन है भैया? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहां से सर्कुलेशन स्टार्ट होगा भैया? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसको जाएगा? बॉडी पार्ट्स को जाएगा, बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स से राइट एट्रियम को आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सर्कुलेशन होता है, ये जो सर्कुलेशन है कौन सा सर्कुलेशन है भैया? ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान ही बॉडी के बीच में और ब्लड के बीच में, सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान ही बॉडी के बीच में और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ gases and nutrients between blood and cells takes place during systemic circulation. सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में किसी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है। उस दौरान केवल ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होता है। इतनी बात समझ में आया? तो ये खत्म हो गया कौन सा? डबल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन भैया? डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में यहां पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ठीक है। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये किसको जाएगा? बॉडी पार्ट्स को। यहाँ पर जो टिश्यूज होंगे इससे जो मटेरियल लेना होगा वो ले लेंगे, जो मटेरियल इसमें डालना होगा दोबारा डाल देंगे, और जो ब्लड होगा वो दोबारा किसके पास आ जाएगा? हार्ट के पास आ जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन होता है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। कौन सा सर्कुलेशन हो गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा अब क्या होगा? यहाँ से ये जो पल्मोनरी कहाँ गई? ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, सॉरी आर्टरी,
ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड कहाँ पर लेकर जाएंगे, लंग्स के पास लेकर जाएंगे। किसके पास लेकर जाएंगे, लंग्स के पास। कैसा ब्लड लेकर जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लाया जाता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। और यही कौन सा सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन इक्वल्स टू डबल सर्कुलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पर होती है जब, तो ब्लड हार्ट से कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। बात समझ में आया, कैसे 2 बार जाता है, देख लो इसको एक बार और देखो जरा। यहां पर लंग्स है, अब ब्लड यहां से एक बार आया, यहां से शुरू करते हैं। लंग्स से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया, ठीक है। अब यहां से जाएगा किसके पास, लेफ्ट एट्रियम में है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। फिर बॉडी से किस में दोबारा आएगा, हार्ट में आएगा। तो देखो एक बार पहले हार्ट में आया था, फिर उसके बाद बॉडी में गया, फिर दोबारा किस में आया, हार्ट में। अब इसके बाद किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो देखो ये एक साइकिल हुई, इस एक साइकिल के दौरान एक बार इधर आया ब्लड, फिर बॉडी को गया, फिर बॉडी से दोबारा हार्ट में आया, ठीक है। तो कितनी बार गुजर रहा है हार्ट से ब्लड, 2 बार गुजर रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल के दौरान, हार्ट के एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जब हार्ट से ब्लड 2 बार गुजरे तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लड क्या बोलते हैं, जो बर्ड्स और मैमल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। बात समझ में आया, ठीक। चलो तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है आज का, कौन सा भैया, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है भैया, ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। अब देखो होता क्या है, डायग्राम के थ्रू ही समझा देते हैं। यहां पर है, देखो जैसे ये सेल्स है या बोलो टिश्यू है, इसके पास से ऐसे कैपिलरीज गुजर रही हैं, ये क्या है, कैपिलरी, ये क्या है, टिश्यू, ठीक। इनके बीच में अगर ये देखो, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, या इसी को इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब होता क्या है, कैपिलरीज के पास से जब ब्लड गुजरता है तो इसमें वैसे कुछ पोर्स भी होते हैं, ऐसे स्मॉल पोर्स होते हैं या बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड जब कैपिलरी से गुजरेगा तो यहाँ पर प्रेशर के कारण कैपिलरी से कुछ पार्ट किस में चला आता है, इस इंटरसेलुलर स्पेस में चला आता है। किस में चला आता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला आता है। जब ब्लड कैपिलरी से गुजरेगा तो ब्लड से कुछ पार्ट छन कर किस में चला आएगा, ये जो स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में या टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस हैं वहां पर चला आएगा, ठीक है। और जब ये टिश्यू के बीच में चला आएगा तो इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं भैया, टिश्यू फ्लूइड,
यहाँ पर ये टिश्यू के बीच में आके क्या होगा, इकट्ठा होगा। सेल्स के बीच में जो गैप है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होगा इसे क्या बोला जाएगा, टिश्यू फ्लूइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भैया, टिश्यू फ्लूइड बोला जाएगा। टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो फिर से देखना, कैपिलरीज से जब ब्लड गुजरता है तो कैपिलरीज से कुछ मटेरियल्स किस में चले आते हैं, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है या जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है टिश्यूज के बीच में, उसमें चले आते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल्स आ सकते हैं, यहाँ पर जो गैसेस है, गैसेस डिफ्यूज करके आती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाती हैं, ग्लूकोज वगैरह आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स कहाँ से, कैपिलरीज से किस में चले आते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस में। और यही क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फ्लूइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फ्लूइड। और जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, किस में जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में, तो यही कहलाने लगता है लिम्फ। क्या कहलाने लगता है, लिम्फ। तो भैया इसका मतलब जो टिश्यू फ्लूइड होता है यही तो क्या होता है, लिम्फ होता है। लेकिन जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में या बोलो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। जो लिम्फ होता है ये किसमें होता है, लिम्फ कैपिलरीज में या लिम्फेटिक वेसल्स में। जैसे यहां पर देखो, ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ये लिम्फ कैपिलरीज हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरी। ये वाला जो है ये लिम्फ कैपिलरी है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड का कुछ पोर्शन निकल करके इंटरसेल्यूलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है तो वही क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फ्लूइड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में या लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है तो यही क्या कहलाने लगता है, लिम्फ कहलाने लगता है। बात समझ में आया। अब इस लिम्फ के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर, लिम्फ के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर आरबीसी होता नहीं है। क्या नहीं होता, आरबीसी नहीं होता, लार्ज प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी होती है, कुछ डब्ल्यूबीसी इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो बताओ ये कैसा होगा, कलरलेस होता है। तो लिम्फ इज कैसा, कलरलेस। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम दी ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही बनता है। किसके थ्रू बनता है, ब्लड के थ्रू ही बनता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जरा, अब लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का काम होता है, पहला जो एक्सेस फ्लूइड होता है इट ड्रेन्स बैक एक्सेस फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड to the blood या टू दी वेन्स। ठीक है, इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट्स फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट दोनों, इट एब्जॉर्ब्स एंड इट
इट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपको दो काम याद रखना है लिम्फ का, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह का भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो लिम्फ है ये भी कुछ हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा बाकी के जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो लिम्फ का आपको दो काम याद रखना है। पहला, ये क्या करता है, जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड होता है, जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड होता है उसको दोबारा किस में डाल देता है, वेन्स में डाल देता है। ठीक है, इसके अलावा ये फैट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसको, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक, देखो जरा यहां पर दिखाया गया है, ये लिम्फ कैपिलरीज दी गई हैं। ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है ये। ठीक है, और यहां पर ये साइड में दिखाया गया है टिश्यू फ्लूइड। ये अगर कलर आपको दिखाई दे रहा हो, ये दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर बीच बीच में है टिश्यू फ्लूइड। क्या है बीच बीच में, टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है यहां पर अगर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो तो यहां पर स्मॉल ये पोर्स हैं, ये तो इन पोर्स के थ्रू किस में चला जाता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। किस में चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज से किस में चला जाएगा, लिम्फ वेसल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लिम्फ वेसल में चला जाएगा। और लिम्फ वेसल से दोबारा किस में चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक हो गया किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। यहां पर और आप देख सकते हो अच्छे से लिम्फ के बारे में ही दिखाया गया है। तो देखो जरा यहां पर क्या होगा, ये टिश्यू के बीच में क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा। ऐसे टिश्यूज के बीच में क्या होगा, यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड होगा। अब ये टिश्यू फ्लूइड किसके अंदर चला जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज इसको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। और फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज से किसके पास जाएगा, देखो देखो देखो, ये किसके पास चला गया, वेन्स के पास चला गया। ये क्या है, वेन्स है कि नहीं है, ये वेन्स है, ये वाली वेन्स है और ये आर्टरी है। ठीक, तो आर्टरी हो गया। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, वेन्स हो गई। तो यहां पर देखो ये किस में जा रही है, वेन्स में जा रही है। तो आपको ध्यान देना है कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है इसको किस में डालती हैं, वेन्स में डालती हैं, ना कि आर्टरी में। किस में डालती हैं, वेन्स में डालती हैं। इतना याद रखोगे पक्का। चलो, तो ये खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। किसमें भैया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।